ममता बनर्जी और उनसे पहले की सरकारों की वजह से बंगाल आज भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक बन चुका है। जबकि एक वक्त था जब सिंगापुर के फाउंडर ली क्वान यू ने सिंगापुर को कोलकाता से प्रभावित होकर बनाया था। एक वक्त था जब बंगाल का नाम आता था तो टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सत्यजीत रे और नेताजी याद आते थे। और आज बंगाल का नाम आता है तो याद आता है SISC घोटाला, बेरोजगारी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और संदेश खाली। पूरे देश में 4 लाख भिखारी हैं, जिनमें से 1 लाख सिर्फ पश्चिम बंगाल में। चाइल्ड मैरिज में दूसरे नंबर पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 28 राज्यों में 27वें स्थान पर। यहाँ की सरकारों ने इस राज्य को इस हद तक खोखला कर दिया है कि एक वक्त का सबसे समृद्ध राज्य आज तल में बैठा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ आज की नहीं है। इसे समझने के लिए हमें बंगाल के उस अतीत में जाना होगा जो इतना शानदार था कि उसे जानकर आज का बंगाल देखना और भी ज्यादा दर्दनाक लगता है। 17वीं और 18वीं सदी में बंगाल दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। गंगा और ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदानों पर बसा यह राज्य व्यापार, हथकरघा और वस्त्र उद्योग में पूरी दुनिया में अपना नाम रखता था। एशिया में एक्सपोर्ट होने वाला 80% कच्चा रेशम अकेले बंगाल में उत्पादित होता था। ढाका की मलमल और मुर्शिदाबाद का रेशम, इनकी चर्चा मार्को पोलो से लेकर यूरोपीय यात्रियों तक सबने की। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बेनियर ने लिखा, 17वीं सदी का बंगाल मिस्र से भी ज्यादा समृद्ध था। मशहूर इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसन की रिसर्च के अनुसार उस वक्त अकेले बंगाल का ग्लोबल GDP में 12% हिस्सा था। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई जो एशिया का पहला मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। 1857 में कोलकाता यूनिवर्सिटी पूरे एशिया में अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी थी। सत्येंद्र नाथ बोस ने आइंस्टाइन के साथ काम किया। गॉड्स पार्टिकल हिग्स बोसोन का बोसोन इसी बंगाली वैज्ञानिक के नाम पर है। जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में रेडियो वेव्स ट्रांसमिट किए। मार्कोनी से 2 साल पहले राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा बंद करवाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह कानून पास करवाया। जबकि यूपी, बिहार, राजस्थान तक यह रिफॉर्म्स 100 साल बाद पहुंचे। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ, बंगाल भारत का सबसे इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट था। पूरे भारत के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 27% अकेले बंगाल देता था। हावड़ा को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। IIT खड़गपुर भारत का पहला IIT 1951 में बंगाल में खुला। 1967 का साल बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी। एक भयानक फूड क्राइसिस ने सब कुछ हिला दिया। रिफ्यूजी क्राइसिस अलग से चल रही थी और पहली बार कांग्रेस बंगाल हारी। इसी दौर में कम्युनिस्ट हिंसा ने अपना असली चेहरा दिखाया। बिरला ग्रुप के मालिक आदित्य बिरला के साथ कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग के सामने बदसलूकी हुई। उनकी गाड़ी रोकी गई, कपड़े फाड़े गए और वह करीब 500 मीटर तक अंडरगारमेंट्स में पैदल चले। उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, बॉम्बे गए, सारे इन्वेस्टमेंट्स वापस खींचे और कभी कोलकाता नहीं लौटे। अब सोचिए कौन इंडस्ट्रियलिस्ट वहां रहना चाहेगा। 1977 में CPIM पूरी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आई। ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर बने और यहीं से बंगाल की तबाही का असली अध्याय शुरू हुआ। CPIM की ट्रेड यूनियन CITU ने पूरे बंगाल में एक ऐसी संस्कृति बना दी जहां हर छोटी छोटी बात पर स्ट्राइक, फैक्ट्री ओनर्स को घेरा जाता था, फिजिकल वायलेंस होती थी। हिंदुस्तान मोटर्स धीरे धीरे बंद हुई। बाटा ने मैन्युफैक्चरिंग दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर दी और कम्युनिस्टों ने यह सब गर्व के साथ किया। उनका नारा था, कंप्यूटर खाबे ना लोग खाबे, यानी कंप्यूटर आएगा तो जॉब्स जाएंगी। इसलिए बंगाल में कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। आपको हैरानी होगी, IT हब बैंगलोर बनने से पहले यह ऑफर बंगाल को मिला था, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया। एक पूरी जनरेशन का भविष्य सिर्फ आइडियोलॉजी के चक्कर में बर्बाद कर दिया गया। 1977 से 2011 के बीच 34 सालों में बंगाल में 28,000 से ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स हुए। यह आंकड़ा पंजाब टेररिज्म और कश्मीर मिलिटेंसी से भी ज्यादा है, लेकिन नेशनल मीडिया ने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 1960 में बंगाल की लिटरेसी रेट महाराष्ट्र से ज्यादा थी। 2011 तक बंगाल पीछे हो गया। नेशनल GDP में कंट्रीब्यूशन 10.5% से गिरकर 6.5%। पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से नीचे। 34 साल बाद बंगाली थक चुके थे, टूट चुके थे।
बदलाव के लिए बेताब थे, तभी एक महिला चप्पल पहने सादी सफेद साड़ी में सड़क पर उतर आई। उसने कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ने का वादा किया, गरीबों की दीदी बनने का वादा किया, सोनर बांग्ला बनाने का वादा किया। उस महिला का नाम था ममता बनर्जी। 1990 में हाजरा जंक्शन पर जब सीपीआईएम के कार्यकर्ता ने उनके सर पर इतनी जोर से लाठी मारी कि वो खून से लथपथ हो गईं और पूरे 1 महीने हॉस्पिटल में रहीं, तब भी वह नहीं टूटी। जब पुलिस ने उन्हें बाल खींचते हुए जीप में बिठाया और राइटर्स बिल्डिंग के बाहर फेंक दिया, उस वक्त वो खुद केंद्र सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थीं। तब उन्होंने शपथ ली कि जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगी इस बिल्डिंग में कदम नहीं रखूंगी। 1998 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और तृणमूल कांग्रेस बनाई। फिर 2006 में वो मोड़ आया जिसने ममता को बंगाल की सबसे बड़ी नेता बना दिया। सीपीआईएम सरकार ने सिंघूर में नैनो फैक्ट्री के लिए हजारों किसानों को बिना उचित मुआवजा दिए जबरदस्ती उजाड़ा। ममता उनके साथ खड़ी हो गईं। 21 दिन का अनशन किया। नंदीग्राम में सीपीआईएम की पुलिस और कैडर ने मिलकर 141 लोग मार दिए। दोनों जगह ममता मैदान में थी। नतीजा, रतन टाटा ने सिंघूर छोड़ा और गुजरात गए, जहां नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में जमीन दे दी। 2011 में वो हुआ जो बंगाल ने 34 सालों में नहीं देखा था। सीपीआईएम की सत्ता खत्म हुई। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी। पूरा बंगाल इस यकीन में था कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन जो हुआ वो किसी को उम्मीद नहीं थी। सीपीआईएम का जो कैडर था, जो लोग 34 साल से कटमनी वसूलते थे, बूथ पर वायलेंस करते थे, वही लोग टीएमसी में आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि पावर किसके पास है। और ममता को भी पता था कि सीपीआईएम के ट्रेंड कैडर को बीट करने का सबसे आसान तरीका यही है, उन्हें ही अपने में मिला लो। बस लाल झंडे की जगह टीएमसी का झंडा थम गया। सिस्टम वैसे ही चलता रहा। पीएम आवास योजना का पैसा आए, उसमें से कट। मनरेगा में मजदूर काम करे, उसकी मजदूरी में से भी हिस्सा। कोई मर जाए तो अंतिम संस्कार के 2000 रुपए में से भी 200 रुपए उस बूथ अध्यक्ष के। और घर बनाना हो तो पार्टी के सिंडिकेट से ही बालू सीमेंट खरीदो, वरना नींव खुद जानी। यह अफवाह नहीं, यह बंगाल की जमीनी हकीकत थी। फिर घोटालों की बारी आई। शारदा पोंजी स्कैम, 17 लाख आम लोगों का पैसा डूबा, 200 से ज्यादा लोगों ने जान दे दी। नारद स्टिंग ऑपरेशन, टीएमसी के 11 बड़े नेताओं को कैमरे पर कैश लेते हुए पकड़ा गया, मंत्री भी, सांसद भी। एसआईएससी रिक्रूटमेंट स्कैम, देश के सबसे बड़े सरकारी नौकरी घोटालों में से एक। ओएमआर शीट से छेड़छाड़, बिना मेरिट हजारों नौकरियां। टीएमसी के वरिष्ठ नेता पार्था चैटर्जी गिरफ्तार। उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर रेड में 50 करोड़ रुपए कैश और भारी सोना मिला। हाईकोर्ट ने 25,000 से ज्यादा टीचर्स की नियुक्तियां एक झटके में रद्द कर दी। और इन सब के जवाब में ममता बनर्जी का एक ही रटा रटाया जवाब, यह सब बीजेपी की साजिश है। लेकिन सबसे दर्दनाक वो था जो महिलाओं के साथ हुआ। संदेश खाली, नॉर्थ 24 परगना के टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके गुंडे सालों तक स्थानीय महिलाओं के साथ जो करते रहे, वो सुनकर रूह कांप जाती है। जब यह बाहर आने लगा तो शाहजहां 55 दिन तक फरार रहा और बंगाल पुलिस, जिसकी होम मिनिस्टर खुद ममता बनर्जी हैं, उसे ढूंढ नहीं पाई। फिर आया आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वो मामला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में थोड़ा आराम करने लेटी थी, और जो उसके साथ हुआ वो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने पेरेंट्स को कहा बेटी ने सुसाइड किया है, बॉडी तक ठीक से देखने नहीं दी। क्राइम सीन पर रातों रात कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी गई ताकि सबूत मिट जाएं। और इन सब के बाद ममता बनर्जी का बयान आया, लड़कियों को रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। यह वही ममता थी जिन्होंने अपनी पूरी राजनीति महिला सशक्तिकरण के नाम पर खड़ी की, जिन्होंने खुद लाठियां खाई, जो खुद चीफ मिनिस्टर बनी, खुद होम मिनिस्टर, खुद हेल्थ मिनिस्टर। और पहली बार बंगाल की सड़कें ममता के खिलाफ भर गईं। डॉक्टर्स ने काम बंद किया, स्टूडेंट्स उतरे, आम लोग उतरे। ममता ने जो किया वो और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने खुद जस्टिस की मांग लेकर रैली निकाली। वो ममता जो सीएम हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो खुद अपनी ही सरकार से जस्टिस मांगने सड़क पर निकल पड़ी। लोगों को समझ नहीं आया, इस पर हंसें या रोएं, एक बात जरूर है जो ममता बनर्जी ने सच में की और जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने 70 से ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स बनाई। कन्याश्री ने लड़कियों का स्कूल ड्रॉप रेट काफी कम किया।
लक्ष्मी भंडार में घर की महिला मुखिया को हर महीने पैसे मिलते हैं। 2 रुपए किलो चावल ने लाखों परिवारों को राहत दी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का यह मॉडल, जिसे बाद में पूरे देश की हर पार्टी ने किसी न किसी रूप में अपनाया, उसे शुरू करने वालों में ममता का नाम आता है। लेकिन इन स्कीम से गरीबी मैनेज होती है, गरीबी खत्म नहीं होती। बंगाल का पढ़ा लिखा युवा डिग्री लेकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की तरफ भागता रहा, क्योंकि यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। ममता बनर्जी वही बन गयी जिनसे लड़ने के लिए वो कभी मैदान में उतरी थी, और बंगाल जो कभी पूरे भारत को रास्ता दिखाता था, आज खुद किसी ऐसे रास्ते की तलाश में है जो उसे वापस वहां ले जाए जहां वह कभी हुआ करता था। उम्मीद है बंगाल एक दिन फिर उस मुकाम पर पहुंचेगा जिसका वह हमेशा से हकदार रहा है।